यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सुजीत पांडे आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बैठे बैठे मुंह में निवाला नहीं आ सकता। भगवान यदि किस्मत भी देगा तो आपको थाली परोस के दे देगा, बढ़िया बढ़िया खाने, है ना, सभी चीजें, बट खाना आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसे ही आपकी किस्मत आपका साथ तभी देगी। मान के चलिए आपके 70 नंबर की तैयारी है तो आपको हो सकता है किस्मत से 10 या 15 नंबर और मिल जाएं। बट यदि आप पढ़ोगे ही नहीं, 70 नंबर लायक भी नहीं पढ़ोगे, तो जॉब कैसे लगेगी मेरे दोस्त। मेहनत जरूर करिए, अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका टेस्ट है, कितने नंबर का? 50 प्रश्न है और 50 नंबर। एक प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो इस टेस्ट में आपको 30 प्रश्न सही करने हैं, मतलब 30 नंबर इस टेस्ट का पासिंग मार्क्स है। कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोगों में से कौन कौन इस टेस्ट में पास हुआ। बस इतना लिखो, मुझे नंबर नहीं जानने। जो पास हो गया 30 से प्लस है वो पास लिख देना, जो फेल हो गया वो फेल रख देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं सबके कमेंट का वेट करूंगा। कौन सी सामाजिक व्यवस्था संगम काल में प्रचलित थी? तो संगम काल में आपका विधवा विवाह भी था, सती प्रथा भी था और पुनर्विवाह। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, किस खेल में अग्रणी है? तो आपको बता दें, सौरभ चौधरी का नाम निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर निशानेबाजी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय मतलब क्या होता है? पोताश्रय मतलब बंदरगाह। तो आपको बता दें, कोचीन भी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, बेंगलोर बंदरगाह नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बेंगलोर एक बंदरगाह नहीं है, पोताश्रय नहीं है। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पाद होता है किस चीज का? अभ्रक, कोयला, सिक्का या फिर टिन? तो सबसे ज्यादा भारत में होता है अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए अभ्रक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मलाज खंड कहां स्थित है? मलाज खंड ऑप्शन आपके पास पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो मलाज खंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट, याद रखना, वहां पर है मलाज खंड। कमेंट करके बताइए मलाज खंड किस कारण से बहुत ज्यादा फेमस है, क्यों एग्जाम में मलाज खंड को जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका झांसी में। झांसी पड़ता है यूपी में। कमेंट करके बताना है आपको यूपी के सीएम का नाम और किस पार्टी के हैं यूपी के सीएम। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में ये पार्टी का गठन हुआ था, इसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, आरडीपी। आरडीपी का जो गठन हुआ था वो एम.एन. रॉय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी एम.एन. रॉय यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? आजादी के समय की बात नहीं हो रही, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था, सबसे पहले वो कमेंट करो। और उन प्रधानमंत्री का नाम था आपका चर्चिल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी चर्चिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक, ऊपर के 3 ऑप्शन गलत हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी भारतीय संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका 1916 में स्थापित हुआ था, जिसको आप बीएचयू बोलते हो, बीएचयू, बनारस बीएचयू, ठीक है, 1916। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है, बताइए। तो आपको बता दें, यहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है अन्य तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, यूएई। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इनमें से यूके भी है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस भी है, यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, क्या भारत, हमारा देश भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है या नहीं? भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत रत्न किसे प्रदान किया जाता है, किया गया है, बताइए। इनमें से किसको भारत रत्न मिल चुका है? अमजद अली खान नहीं मिला है, डॉक्टर कुरियन इनको भी नहीं मिला है, रविशंकर जी इनको मिल चुका है। ऑप्शन नंबर
सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल लिखा है ना, राधा कृष्णन नहीं लिखा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिल चुका है, ये गोपाल लिखा है। ये रविशंकर जी कौन है? ये पंडित रविशंकर हैं, जो सितार वादक हैं। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे। क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा इनका नाम विख्यात है, रविशंकर जी का, पंडित रविशंकर जी का। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत यहां पर आपका के एम मुंशी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर के एम मुंशी जी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोज ए वतन पुस्तक के लेखक यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र जी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर के तीनों गलत हैं। 9 जनवरी ऑप्शन नंबर डी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इस दिन याद रखिएगा। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब संख्या कितनी है? जब मूल संविधान में था संघ सूची में 97 विषय थे, अब 99 हो गए। ऑप्शन नंबर डी 99 यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 171 में दिया गया है, 171 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो संविधान के, भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा। मतलब ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सब है अभिन्न अंग ये तीनों। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1976 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की जिक्र किया गया है, वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका वो वाद योग्य है। ऑप्शन नंबर ए वाद योग्य है मौलिक अधिकार। ये बताइए यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किसके पास जाओगे, किसके पास जा सकते हो यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, राष्ट्रपति के पास, सीएम के पास, पीएम के पास या न्यायालय में। कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? तो नागरिकता का विवरण भाग 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में नागरिकता दी गई है। और कमेंट करके बताइए भाग 2 में नागरिकता दी है, अनुच्छेद 2 में क्या दिया है? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में क्या दिया है, किसके बारे में जिक्र है? कमेंट करके बताइएगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है कहां पर? तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग 100% वहीं किया हुआ। कहां? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना में है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी। किस किस को प्रस्तावना पूरी याद है? कोई है जो पूरी प्रस्तावना लिख सकता है? कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप लोगों में से किस किस को प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जिसके द्वारा हमारे देश का इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, किस किस को उसकी प्रस्तावना याद है? कौन, आत्मा भी कहते हैं संविधान की आत्मा, प्रस्तावना ही है संविधान की आत्मा। कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो गांधी जी सदस्य नहीं थे। जो संविधान सभा बनी थी 1946 में, राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी भी थे और अबुल कलाम आजाद भी थे। गांधी जी नहीं थे। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी नहीं थे। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? तो जब 1857 के जो क्रांति हो गई थी उसके बाद समझ गए थे अंग्रेज की भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं चलेगा, तो कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में अगले साल, मतलब 1857 की क्रांति हुई उसके जस्ट एक साल बाद सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो 1773 में एक एक्ट पारित हुआ था। नीचे के तीनों गलत हैं, पहला वाला सही है, रेगुलेटिंग एक्ट उस एक्ट का नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके कोई बता सकता है रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल? कमेंट करके बताइए।
कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाश्म यहां पर आपको बता दें, ग्रेनाइट चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट चट्टानें, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया डायमंड रिंग की घटना होती है। तो जो डायमंड रिंग बनता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रहण के समय बनता है, पूरा काला हो जाता है और साइड से किनारे किनारे से दिखता है। अब क्या दिखता है? सूर्य ग्रहण के दिन बनता है। बस इतना थोड़ा थोड़ा आपको रिंग चमकेगा, बाकी पूरा बीच में ब्लैक रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? यहां पर जो देश दिए गए हैं उसमें से आपके विषुवत रेखा आपकी ब्राजील से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताइए, कर्क रेखा के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आपको कमेंट करके बताना है, मैं 2 देशों के नाम दे रहा हूं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनमें से किससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। पहला है आपका भूटान, ठीक है, भूटान भी आपको पता है, मैप पे आपको पता है कहां है भूटान। और दूसरा है आपका म्यांमार। इन दोनों में से किससे कर्क रेखा गुजरती है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। दोनों से गुजरती है कि दोनों से नहीं गुजरती है, या किसी एक से गुजरती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है? तो ये जो सुझाव दिया था, ये दिया गया था आपका ओटो सिमड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1969 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबको नील आर्मस्ट्रांग का नाम याद है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो किस विमान से गए थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग किस विमान से गए थे? उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये तो सबको याद होगा। किस विमान से गए थे ये कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम आपका ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं, ग्रीन प्लेनेट, ठीक है, हरा प्लेनेट। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन प्लेनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कब? तो हीरक वलय एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतया पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे, किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर संगठन करते हैं, इसके बाद तारे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा के सभी जो पुंज होते हैं उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, यदि आप मिला दो। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? सबसे पहला भारतवर्ष साम्राज्य पूरा सबको लूट के इधर इधर, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? तो सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक विधान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देसी संप्रदायों की संख्या कितनी थी? तो बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार 62 देसी संप्रदाय थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 62 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा राज्य और राजधानी सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, अंग और चंपा, अंग बिल्कुल सुमेलित हैं, वत्स कौशाम्बी जो है बिल्कुल सुमेलित हैं, मत्स्य विराटनगर भी सुमेलित हैं, कौशल और अहिचित्र ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो आई थी वैदिक, उत्तर वैदिक काल के समय। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो आर्य लोग भारत में जो आए थे, सही आंसर हो जाएगा, वो आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा नगर जो है भवन कौन सा था? तो अन्नागार, जहां पर अन्न, ये आपके गेहूं चावल फसल वगैरह रखते थे ना, अन्नागार सबसे बड़ा था। सेकंड नंबर पर था स्नानागार। कई लोग विशाल स्नानागार लगा देते हैं, लेकिन अन्नागार, ऑप्शन नंबर बी यहां पर अन्नागार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी यहां पर आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतसहस्त्री संहिता किस
ग्रंथ का उपनाम है तो शतसहस्त्री संहिता कहा जाता है महाभारत को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का एक और नाम है, कौन सी संहिता? महाभारत का एक और नाम है, कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो, नहीं तो मैं बता दूंगा, लिख देना नहीं पता। शुक्ल यजुर्वेद का एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद आपका ये संबंधित है किस वेद से? भैया यजुर्वेद लिखा ही हुआ है, यजुर्वेद से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आज का हमारा 50वां क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और फिर बाद में बताइएगा पास या फेल। सिंपल लिखो, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिखने से छोटे नहीं होगे। झूठ भी लिखोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? इनमें से बताइए, भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं, और पास या फेल जरूर लिखिएगा। ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, और दोस्तों को, भाई बहन जो पढ़ रहे हैं उनको, और पूछो सबसे कितने नंबर कौन ला पाता है। ठीक है, मिलते हैं सुबह वन लाइनर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।